गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं कमलेश व्यास आपका हिंदी शिक्षक आज आपको कक्षा 5 की हिंदी फुलवारी नामक पुस्तिका से पाठ 16, 17 एवं 18 का अध्यापन कराने जा रहा हूँ। पाठ 16 सरिता एक कविता है। पाठ 17 तारामंडल की सैर है। पाठ 18 सुबह मृदुल से जो संगीतकार हैं उनसे बातचीत। पाठ सरिता कविता के बोल इस प्रकार हैं। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिर के हिम से निकल निकल वह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कलकल छल छल बहता आया नीचे पल पल। प्रस्तुत कविता गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित पाठ सरिता नामक पाठ से ली गई है। कविता का भावार्थ इस प्रकार है। यह लघु सरिता का बहता जल, लघु माने छोटी, इस छोटी सी सरिता माने नदी का जल, बहता हुआ जल कितना शीतल है, कितना ठंडा है और कितना निर्मल है, स्वच्छ है। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, हिमगिरी अर्थात बर्फ की पहाड़ियों से निकल रहा वह विमल दूध सा हिम का जल, और वह दूध के समान श्वेत रंग का, सफेद रंग का दिखाई दे रहा है। वह हिम का अर्थात बर्फ से निकला हुआ जल है, इसलिए दूध जैसे रंग का प्रतीत हो रहा है। करकर निनाद बार बार आवाज करता हुआ कलकल छलछल की, बहता हुआ नीचे की ओर हर क्षण प्रतिपल बह रहा है। तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल, मिलता है इसको जब पथ पर, पथ रोके खड़ा कठिन पत्थर, आकुल आतुर दुख से कातर, सिर पटक पटक कर रो रो कर, करता है कितना कोलाहल, यह लघु सरिता का बहता जल। तन का चंचल, तन माने शरीर से ये चंचल है, चंचल माने चलायमान है। मन का विह्वल, मन से ये विह्वल है, दुखी है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह बहता हुआ जल दुखी है। क्यों है दुखी? क्योंकि मिलता है इसको जब पथ पर, जब ये रास्ते में बहता है, वो जब रास्ते पर बड़ी बड़ी चट्टानें पत्थरों की मिलती हैं, इसके पथ रोके कड़ा कठिन पत्थर, जिसका रास्ता रोक करके जब बड़ा पत्थर, कठिन पत्थर खड़ा हो जाता है, तब आतुल आतुर दुख से कातर, तब ये आतुर हो जाता है। आकुल माने व्याकुल हो जाता है, आतुर माने दुखी हो जाता है। दुख से कातर, दुख से ये कातर हो जाता है। कातर माने इसको दुख होता है, घायल हो जाता है। सिर पटक पटक रो रो कर यह उस पर टकरा टकरा करके ऐसा प्रतीत होता है मानो सिर पटक पटक कर रो रो कर यह आगे बढ़ रहा है। करता है कितना कोलाहल, तब यह बहुत आवाज करता है गलगल छलछल की। यह लघु सरिता का बहता जल, इस छोटी नदी का बहता हुआ जल। अब हम पाठ 17 तारामंडल की सैर पढ़ेंगे। मार्च का महीना है, रात का समय था। माँ पिताजी रोहिणी और ध्रुव बाहर बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। रोहिणी की आंखें आसमान पर टिकी थीं और वो दोनों बहन भाई तारे गिन रहे थे। तभी उनके पिताजी कहते हैं कि तारे तो गिन रहे हो, लेकिन अपने आप को भी गिन लेना, क्योंकि उनके पुत्र का नाम ध्रुव था और पुत्री का नाम रोहिणी था। पाठ को संक्षिप्त सार के रूप में हम आपको पढ़ाने का प्रयास। इसी बातचीत के बीच में उनके पिताजी ध्रुव और रोहिणी से कहते हैं कि हम इस शनिवार को तारामंडल की सैर करने चलेंगे। तारामंडल पहुंचने की खुशी में दोनों बेचैन हुए और शनिवार के आने का इंतजार करने लगे। शनिवार आते ही वो सब जल्दी से दोपहर का जल्दी खाना खा करके निकल पड़े। तारामंडल पहुंचकर ध्रुव ने पूछा, क्या इसे नेहरू तारामंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चाचा नेहरू के घर के पास है?
सिर्फ इस वजह से ही नहीं, पिताजी ने समझाया, इसलिए भी क्योंकि नेहरू जी अपने देश के लोगों में, खासकर बच्चों में जिज्ञासा और कौतूहल बढ़ाना चाहते थे। उनका मानना था कि यही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। इतने में रोहिणी चलते चलते रुक गई। माँ ने सिर हिलाया, यह हमारा पहला उपग्रह रॉकेट है और उधर है अमेरिका का कोलंबियो स्पेस शटल। पिताजी ने इशारा किया। लगता है जैसे हम लोग अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। ध्रुव उछलकर बोला, चलो टिकट लिए जाएं, शो का समय हो रहा है। माँ ने घड़ी देखकर कहा। वे लोग टिकट खरीदकर अंदर दाखिल हुए। धीरे धीरे रोशनी कम हुई। हाल में मधुर संगीत बजने लगा। उस हाल में क्षितिज चारों तरफ उभर आया। आकाश में अग्नि टिमटिमाते तारे चमकने लगे। फिर शुरू हुई तारामंडल की कहानी। प्राचीन काल की धारणाएं, खगोल शास्त्रियों की खोज, तारों, ग्रहों व पृथ्वी के निर्माण की कहानी। ध्रुव, रोहिणी, पिताजी और माँ देखते और सुनते रहे। बाहर निकले तो ध्रुव ने रोहिणी को चिढ़ाया। चंद्रमा की प्रिय पत्नी। रोहिणी ने सिर झटकाया। भाई मैं थोड़ी थी ध्रुव सिर बोला। दोनों आपस में हंसी मजाक करने लगे। अच्छा, सो गए थे क्या अंदर जाकर? सुना नहीं था कि उस समय लोगों को ब्रह्मांड के बारे में इतना मालूम नहीं था, रोहिणी ने कहा। उन्हें समझ में नहीं आता था कि चांद घटता बढ़ता क्यों है। उन्होंने देखा कि वह रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि चांद उनके पास रुक जाता है। इसलिए यह कहानी बनी कि 27 नक्षत्र चांद की पत्नियां हैं और वह रोहिणी को ज्यादा पसंद करता है। आगे बताता हूँ, ध्रुव बोला। बाकी पत्नियों ने मिलकर अपने पिता प्रजापति दक्ष से शिकायत की। उन्होंने चांद को श्राप दे दिया। चांद ने जाकर शिवजी से प्रार्थना की और श्राप हटा दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसलिए चांद 15 दिन घटता और 15 दिन बढ़ता है। उन दिनों खगोल शास्त्रियों की जानकारी कम थी। माँ बोली, लेकिन आज हम जानते हैं कि चांद घटता। फिर रोहिणी बोली, ध्रुव तारे की कहानी दादी ने बताई थी। अटल पद पाने के लिए ध्रुव तारे ने तपस्या की थी और उत्तर दिशा में रहने का वरदान प्राप्त किया था। रोहिणी फट से बोली, क्योंकि पृथ्वी लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमती है और यह धुरी उत्तर की दिशा में ध्रुव तारे की ओर है, इसलिए यह स्थिर मालूम पड़ता है। माँ बोली, लेकिन पहले खगोल शास्त्री यह नहीं जानते थे कि हमारी पृथ्वी घूमती है। अरिस्टार्कस नामक यूनानी ने कहा, जरूर था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है, लेकिन वह साबित नहीं कर पाया। इसलिए 1400 साल तक टॉलमी की धारणा मानी गई कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। हमारे देश में आर्यभट्ट ने भी तो 5वीं सदी में कहा था कि पृथ्वी घूमती है। पिताजी बोले, लेकिन तब कोई भी यह नहीं मानने को तैयार था। यह इसलिए कि तब लोगों के पास यंत्र नहीं थे। हाँ, माँ बोली, यह भी तो बताया कि नाविक तारों को देखकर, खासतौर पर ध्रुव तारे को देखकर अंदाज लगाते हैं कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। और याद है ध्रुव तारा कैसे मिलता है आसमान में? सप्तऋषि तारामंडल को देखकर ध्रुव तारा उन्हीं की सीध में रहता है, ध्रुव ने झट से उत्तर दिया। इस प्रकार ध्रुव और रोहिणी ने दिल्ली में स्थित ध्रुव तारों का तारामंडल का दर्शन किया। अब हम पाठ 18 सुबह मृदुल से बातचीत पढ़ेंगे। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम की एक शाम खचाखच भरे हुए हाल में मधुर आवाज गूंज रही है। अजर झरे रस गगन गुफा में सुंदर सुरों और गहरी आवाज से सजे कबीर के इस पद ने लोगों को बांध लिया है। यह सुरों का जादू ही है कि संगीत की गूंज में भी अनोखी शांति का आवाज हो रहा है। जानते हो यह सुरीली आवाज किसकी है? सुबह मृदुल की। सुबह मृदुल आज की प्रसिद्ध लोक गायिका एवं शास्त्रीय संगीत में निपुण गायक हैं। संगीत की शिक्षा देती हैं। स्पीक मेके जैसी संस्थाओं के जरिए स्कूल कॉलेज के छात्रों को शास्त्रीय संगीत की जानकारी देती हैं। देश भर की प्रतिष्ठित संगीत सभाओं में अपना गायन प्रस्तुत करने के अलावा वे नृत्य व
टेलीविज़न के कार्यक्रमों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। बच्चों की प्रसिद्ध लेखिका दीपा अग्रवाल ने शोभा मृदगल से बातचीत की। इसी बातचीत को इस पाठ में बताया गया है। दीपा ने शोभा मृदगल से पूछा, शोभा, क्या आपको बचपन से ही गाने का शौक है? तब शोभा ने कहा, हाँ, मुझे बचपन से ही गाने का शौक है। मेरे परिवार में संगीतकार ने जन्म लिया है। मुझे भी संगीत का शौक है। दूसरा प्रश्न दीपा ने इस प्रकार किया, संगीत को गहराई से समझने की जरूरत किस उम्र में महसूस हुई? तब शोभा मृदगल ने कहा, यह कहना बहुत कठिन है, क्योंकि इस तरह की जरूरत अचानक एक क्षण में नहीं उभरती। जैसे जैसे मैं संगीत के अध्ययन में लीन होती गई, उसकी गहराई में पहुंचने की इच्छा बढ़ती गई। फिर दीपा ने पूछा, बचपन में आपकी क्या दिनचर्या होती थी? शोभा मृदगल ने कहा, बचपन में मेरी दिनचर्या और बच्चों की तरह थी। सुबह उठकर स्कूल जाना, दोपहर में लौटकर स्कूल का काम करना, दोस्तों के साथ खेलना, यही मेरी दिनचर्या थी। फिर दीपा ने कहा, संगीत कितने प्रकार का होता है? शोभा मृदगल ने उत्तर दिया, संगीत मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और सुगम संगीत। फिर दीपा ने पूछा, बहुत से लोगों को लगता है कि शास्त्रीय संगीत उनकी समझ से बाहर है, इसलिए वे फिल्मी गाने या पॉप म्यूजिक सुनना चाहते हैं। आप क्या सोचती हैं? शोभा मृदगल, फिल्मी गाना सुनते ही उसके बोलों के आधार पर हमारे मन में गाने की तस्वीर बन जाती है। इन गानों से हमारा मनोरंजन होता है। शास्त्रीय संगीत इन गानों से बिल्कुल अलग होता है। इसमें शब्दों से ज़्यादा स्वरों की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। दीपा ने फिर पूछा, संगीत की शुरुआत कैसे हुई? तब शोभा मृदगल ने कहा, इसके बारे में अलग अलग मत हैं। कहा जाता है कि चिड़ियों के स्वर से संगीत की शुरुआत हुई। अरब के एक विद्वान ने बुलबुल को संगीत की जननी माना है, क्योंकि उसके मीठे बोल की नकल उतारने की इच्छा से संगीत उत्पन्न हुआ। कुछ विद्वानों का कहना है कि झरने के गिरते पानी की मधुर ध्वनि सुनकर मनुष्य ने ऐसी आवाज़ अपने मुंह से या सांस से निकालने की कोशिश की। यह भी माना जाता है कि सरगम के स्वर अलग अलग जानवरों की बोली पर आधारित, जैसे सा मोर की आवाज़ पर रा बैल की, गा बकरी की, माँ बगुले की, पा कोयल की कूक पर, धा मेंढक की टटराहट और नी हाथी की चिंगाड़ पर। रागों का शब्द दिन के पहर और साल की ऋतुओं से भी है। जैसे राग भैरव को सुबह की राग मानते हैं और मालकोस को रात का। इसी तरह राग हिंडोल बसंत ऋतु में गाया जाता है और मलार के राग बरसात में। दीपा ने फिर पूछा, हमारे शास्त्रीय संगीत की शुरुआत कैसे हुई? शोभा मृदगल ने कहा, हमारे शास्त्रीय संगीत ने ईश्वर की आराधना के रूप में जन्म लिया। प्राचीन काल में मंदिरों में देवताओं की पूजा में संगीत और नृत्य का प्रयोग होता था। संगीतकार अच्छे से अच्छा गायन या नृत्य ईश्वर के लिए भेंट या प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत करता था। बाद में संगीत राज दरबारों में गाया जाने लगा। संगीतकार राजा को खुश करने के लिए गाने लगा। दीपा ने फिर पूछा, शास्त्रीय संगीत के खास तत्व क्या हैं? तब शोभा ने कहा, शास्त्रीय संगीत लय संगीत के खास तत्व हैं। भारतीय संगीत में 7 स्वरों का प्रयोग होता है, सा रे गा मा पा धा नी। कहते हैं कि सबसे पुराना संगीत ऋग्वेद का गायन था। जैसे लेखक शब्दों के माध्यम से लेख, कविता या कहानी लिखता है, उसी तरह स्वरों के जरिए रागों की रचना होती है। दीपा ने फिर पूछा, शास्त्रीय संगीत का घरानों से क्या मतलब है? शोभा ने उत्तर दिया, घराने का मतलब होता है कुल, परिवार या कुनबा। संगीत में घराने अलग अलग तरह के गाने के ढंग के हिसाब से बने होते हैं, तो घराने का मतलब एक खास तरह का गायन होता है। दीपा ने फिर पूछा, संगीत का विज्ञान से क्या संबंध है? शोभा ने कहा, संगीत का संबंध विज्ञान से तो है ही। साजों की बनावट और उन्हें बजाने के हिसाब से वैज्ञानिक तत्व शामिल हैं। स्वर की शक्ति का एक बहुत मामूली सा उदाहरण है किसी तेज आवाज में खिड़की के शीशे का टूट जाना। कभी कभी देखा गया है कि अच्छी तरह से सुर में मिलाए गए 2 तानपुरे अगर खास तरीके से रखे जाएं तो एक को बजाने से दूसरा अपने आप बज जाएगा। सितार में 2 तरह के तार होते हैं, मोटे होते हैं, वे बजाए जाते हैं, दूसरे बारीक होते हैं, उन्हें तरब के तार कहते हैं। जब सितार बजाया जाता है तो वे बारीक तार अपने आप साथ साथ बजने लगते हैं। फिर दीपा ने पूछा, यह तो हुई संगीत और विज्ञान की बात,
अब यह बताएं कि संगीत का संबंध दूसरी कलाओं के साथ भी होता है। तब शोभा मृदुल ने कहा, बिल्कुल, हर कला एक दूसरे से जुड़ी है। यहाँ मैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण से एक उदाहरण देती हूँ। राजा वज्र मार्कंडेय ऋषि से मूर्तिकला सीखने की इच्छा प्रकट करते हैं। तब वे बताते हैं कि मूर्तिकला जानने के लिए पहले चित्रकला सीखनी होगी, लेकिन चित्रकला सीखने के लिए नृत्य का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की चाल समझने के लिए नृत्य जानना जरूरी है। इस प्रकार शोभा मृदुल की बातचीत दीपा के साथ होती है। संगीत के स्वरों के बारे में, संगीत की उत्पत्ति एवं अन्य बहुत सारी बातों को हमने पाठ के माध्यम से सीखा। पाठ के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ एवं सभी एक्सरसाइज PDF के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। धन्यवाद।